नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे स्मृति की रेखाएं, जो कि एक श्रृंखला चल रही है महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्रों की, तो जिसमें हमने कल रामा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सुनेंगे इसी रेखा चित्र संग्रह का दूसरा रेखा चित्र भाभी। तो महादेवी वर्मा जी ने वैसे रेखा चित्र संग्रहों में अपने आसपास जो भी उनके वातावरण में रहने वाले लोग थे, इसके उपरांत जो पशु पक्षी थे उनके पालतू, उनको लेकर उन्होंने मेरा परिवार रेखा चित्र संग्रह लिखा। और स्मृति की रेखा में जो उनके आसपास लोग रहते थे, जिन्होंने उनकी सेवा की, जिनके सानिध्य में उनका बचपन बीता, ऐसी रचनाओं को लेकर उन्होंने अतीत के चलचित्र रचना लिखी, जिसमें उन्होंने 11 रेखा चित्रों का संग्रह किया। उसका ही दूसरा रेखा चित्र है भाभी, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोस में ही रहने वाली बचपन की एक लड़की की करुण गाथा का वर्णन किया है। तो आइए चलते हैं महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र भाभी पर। इतने वर्ष बीत जाने पर भी मेरी स्मृति अतीत के दिन प्रतिदिन गाढ़े होने वाले धुंधलके में एक रेखा चित्र खींच उस करुणा कोमल मुख को मेरे सामने अंकित कर ही नहीं देती, सजीव भी कर देती है। छोटे गोल मुख की तुलना में कुछ अधिक चौड़े लगने वाले मुख पर दो काली रूखी लटों में सीमित ललाट बचपन और प्रौढ़ता को एक साथ अपने भीतर बंद कर लेने का प्रयास करती हुई लंबी बरौनियां, भारी पलकें और उनकी छाया में डबडबाई हुई सी आंखें, उस छोटे मुख के लिए भी कुछ छोटी सी नाक और मानो अपने ऊपर छाई हुई हंसी से विस्मित होकर कुछ खुले रहने वाले होंठ समय के प्रवाह से फीके भर हो सके हैं, धुले नहीं हैं। घर के सब उजले मैले सहज कठिन कामों के कारण मलिन रेखा जाल से गुथी अपनी शेष लाली को कहीं छिपा रखने का सा प्रयत्न करती हुई, कहीं कोमल कहीं कठोर हथेलियाँ, काली रेखाओं में जड़े कांतिहीन नखों से कुछ भारी जान पड़ने वाली पतली उंगलियाँ, हाथों का क्षोभ संभालने से भी असमर्थ दुर्बल रूखी और गैर बाहों और मारवाड़ी लहंगे के भारी घेर से थकित एक सहज सुकुमारता का आभास देते हुए कुछ लंबी उंगलियों वाले दो छोटे छोटे पैर, जिनकी एड़ियों में आंगन की मिट्टी की रेखा मटमैले महावर सी लगती थी। भुलाए कैसे जा सकते हैं यह सब चित्र। उन हाथों ने बचपन में ना जाने कितनी बार मेरे उलझे बाल सुलझाकर बड़ी कोमलता से बांध दिए थे, पर वे पैर ना जाने कितनी बार अपनी सीखी हुई गंभीरता भूलकर मेरे द्वार खोलने आंगन में एक ओर से दूसरी ओर आने में दौड़े थे। किस तरह मेरी अबोध अष्टवर्षीय बुद्धि ने उस भाभी का संबंध जोड़ लिया, यह बताना बहुत कठिन है। मेरी अनेक सहपाठिनियों ने बहुत अच्छी भाभियाँ उनके रखी थी। कदाचित उन्हीं की चर्चा सुनकर मेरे मन में, जिसने अपनी तो दूर के संबंध की भी कोई भाभी ना देखी थी, एक ऐसे भाव की सृष्टि कर ली जिसको वह मारवाड़ी विधवा वधू दूर कर सकी। बचपन का वह मिशन स्कूल मुझे अब तक याद है, जहाँ प्रार्थना और पाठ्यक्रम की एक रास्ता से मैं इतनी रुआसी हो जाती थी कि प्रतिदिन घर लौटकर नींद से बेसुध होने तक सवेरे स्कूल न जाने का बहाना सोचने के लिए अवकाश न मिलता। उन दिनों मेरी ईर्ष्या का मुख्य विषय नौकरानी की लड़की थी, जिसे चौका बर्तन करके घर में रहने को तो मिल जाता, जिसे कठोर ईश्वर ने मेरे भाग्य में नित्य स्कूल जाना लिख दिया। वह माँ के ठाकुर जी में से हैं कोई, या मिशन की सिस्टर का इशू, या निश्चय न कर सकने के कारण मेरा मन विचित्र दुविधा में पड़ा रह जाता। यदि माँ के ठाकुर जी हैं तो आरती पूजा से जी चुराते ही क्रुद्ध होकर मेरे घर में रहने का समय और कम कर देंगे, और यदि स्कूल में के हैं तो बहाना बनाकर ना जाने से पढ़ाई के घंटे और थोड़ा बढ़ा देंगे। इसी दौड़-बन में मेरा मन पूजा, आरती, प्रार्थना सबसे भटकता रहता। इस अंधकार में प्रकाश की एक रेखा भी थी। स्कूल के निकट होने के कारण बूढ़ी कल्लू की माँ मुझे किताबों के साथ वहाँ पहुँचाने जाती थी और लेने भी जाती थी, और इसी आवागमन के बीच में कभी सड़क पर लड़ते हुए कुत्ते, कभी उनके भटकते हुए पिल्ले, कभी किसी कोने में बैठकर पंजों से मुंह धोती हुई बिल्ली, कभी किसी घर के बरामदे में लटकते हुए पिंजड़े में मनुष्य की स्वर साधना करता हुआ गंगाराम, कभी बत्तख और तीतरों के झुंड, कभी तमाशा दिखाने वालों का टोपी लगाए बंदर, ओढ़नी ओढ़े हुए बंदरिया, नाचने वाला रीछ आदि स्कूल के एक रास्ता दूर कर देते थे। हमारे ऊंचे घर से कुछ हटकर एक और रंगीन सफ़ेद रेशमी और सूती कपड़ों से और दूसरी ओर चमचमाते पीतल के बर्तनों से सजी हुई एक नीची सी दुकान में जो वृद्ध सेठ जी बैठे रहते थे, उन्हें तो मैंने कभी ठीक से देखा नहीं, परंतु उनके घर के पीछे वाले द्वार पर पड़े हुए पुराने टाट के पर्दों के छेद से जो आंखें मुझे प्रायः आते जाते देखा करती थी,
उनके प्रति मेरे मन में विशेष कौतूहल बढ़ने लगा। कभी कभी मन में आता कि पर्दे के भीतर झांक कर देख लूं, पर कल्लू की माँ मेरे लिए उस जंतु विशेष से कम नहीं थी जिसकी बात कह कह कर बच्चों को डराया जाता था। उसका कहना न मानने से वह नहलाते समय मेरे हाल में ही छिदे कान की लौ दुखा सकती थी, छोटी बांधते समय बालों को खूब खींच सकती थी, कपड़े पहनाते समय तंग गले वाले फ्रॉक को आंखों पर अटका सकती थी और घर और स्कूल में मेरी बहुत सी झूठी सच्ची शिकायतें कर सकती थी। सारांश यह है कि उसके पास प्रतिशोध लेने के बहुत से साधन थे, परंतु कल्लू की माँ को चाहे उन आँखों की स्वामिनी से मेरा परिचय न भाता हो, पर उसकी कथा सुनाने में उसे अवश्य रस मिलता था। ये अनाथिनी भी है और अभागी भी। बूढ़े सेठ सबके मना करते करते भी इसे अपने इकलौते बेटे से ब्याह लाए और उसी साल बिना बीमारी के ही लड़का मर गया। अब सेठ जी इसकी चंचलता के मारे नाक में दम हुए हैं, न इसे कहीं जाने देते हैं, न किसी को अपने घर आने देते हैं। केवल अमावस पूर्णिमा को एक ब्राह्मणी आती है जिसे वे अपने आप खड़े रहकर सीधा दिलवा कर विदा कर देते हैं। वे अपने आप खड़े रहकर सीधा दिलवाते तो हैं, वे बेचारी तो जाति की बिरादरी में भी इसीलिए बुरे बने हैं। और इसकी निर्लज्जता तो देखो, ससुर दुकान में गए नहीं कि पर्दे में लग गई। घर में कोई देखने वाला है ही नहीं। एक ननद है जो शहर में ससुराल होने के कारण जब तब आ जाती है और तब इसकी खूब ठुकाई होती है। इत्यादि इत्यादि सूचनाएं कल्लू की माँ की विशेष शब्दावली और विचित्र भावभंगिमाओं के साथ मुझे स्कूल तक मिलती रहती, परंतु उस समय वे सूचनाएं मेरे निकट उतना महत्व नहीं रखती थी जितना नानी से सुनी हुई बेला रानी की कहानी। कथा में बेचैन कर देने वाला सत्य इतना ही था कि कहानी की राजकुमारी की आंखें पुराने टाट के पर्दे से सुनने वाली बालिका को नित्य ताकती ही रहती थी। यह स्थिति तो कुछ सुखद नहीं कही जा सकती। यदि सुनी हुई कहानी के सब राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, दैत्य दानव आदि सुनने वाले को इस प्रकार देखने लगे तो कहानी सुनने का सब सुख चला जाए। यह कल्लू की माँ की कहानी और पर्दे के छेद से देखने वाली आँखों ने मुझे समझा दिया। भूरे टाट में जड़ी सी वे दो काली आंखें मेरी कल्पना का विषय ही रहती। यदि एक दिन पानी बरसने से कल्लू की माँ रुक न गई होती, पानी थमते ही मैं स्कूल से अकेले ही न चल दी होती और गीली सड़क पर उसके पर्दे के सामने ही मेरा पैर न फिसल गया होता। बच्चे गिरकर प्रायः चोट के कारण न रोकर लज्जा से ही रोने लगते हैं। मेरे रोने का भी कदाचित यही कारण रहा होगा, क्योंकि चोट तो मुझे नहीं याद कि मुझे कोई लगी हो। कह नहीं सकती कि पर्दे से निकलकर कब उन आँखों की स्वामिनी ने मुझे आंगन में खींच लिया, परंतु सहसा विस्मय से मेरी रुलाई रुक गई। एक दुर्बल पर सुकुमार बालिका जैसी स्त्री अपने आंचल से मेरे हाथ और कपड़ों का कीचड़ मिला पानी पोंछ रही थी और भीतर दालान से वृद्ध सेठ जी का कुछ विस्मित स्वर कह रहा था, अरे यह तो वर्मा साहब की बाई है। उस दिन से वह घर जिसमें न एक भी झरोखा था, न रोशनदान, न एक भी नौकर दिखाई देता था, न कोई अतिथि, न एक पशु ही रहता था, न पक्षी, मेरे लिए एक आकर्षण बनने लगा। उस समाधि जैसे घर में लोहे के प्राचीर से घिरे फूल के समान वह किशोरी बालिका बिना किसी संगी साथी, बिना किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के मानो निरंतर वृद्ध होने की साधना में लीन थी। वृद्ध एक ही समय भोजन करते थे और वह तो विधवा ठहरी। दूसरे समय भोजन करना ही यह प्रमाणित कर देने के लिए पर्याप्त था कि उसका मन विधवा के संयम प्रधान जीवन से ऊब कर विपरीत दिशा में जा रहा है। प्रायः निराहार और निरंतर मिताहार से दुर्लभ देह से वह कितना परिश्रम करती थी, यह मेरी बालक बुद्धि से भी छिपा न रहा। जिस प्रकार से खंडहर जैसे और लंबे चौड़े आंगन को बैठकर बुहारना, आंगन के कुएं से अपने और ससुर के स्नान के लिए ठहर ठहर पानी खींचना और धोबी के भाव में मैले कपड़ों को काट की मोंगरी से पीट कर रुक रुक कर साफ करना मेरी हंसी का साधन बनता था। उसी प्रकार केवल जलती लकड़ियों से प्रकाशित दिन में भी अंधेरी रसोई की कोठरी में घुटते हुए धुएं से रह रह कर आता खांसी का स्वर, कुछ गीली और कुछ सूखी राख से चांदी सोने के समान चमका कर तथा पोंछ कर कपड़े रखने के लिए वह, क्योंकि मारवाड़ में काम लाने के समय ही बर्तन पानी से धोए जाते थे,
रखते समय शिथिल उंगलियों से छूटते बर्तनों की झंझनाहट मेरे दिमाग में एक नया विषाद भर देती। परंतु काम चाहे कैसा ही कठिन रहा हो, शरीर चाहे कितना ही क्लांत रहा हो, मैंने कभी उसकी हंसी को आभासित मुख मुद्रा में अंतर पड़ते नहीं देखा। उस अभागी का दिन द्रौपदी के चीर से होड़ लेता था। सवेरे स्नान, तुलसी पूजा आदि में से कुछ समय बिताकर ही वह अपने अंधेरे रसोई में पहुंचती थी। परंतु 10 बजते बजते ससुर को खिला पिलाकर उसी टाट के पर्दे से मुझे शाम को आने का निमंत्रण देने के लिए स्वतंत्र हो जाती। उसके बाद चौका, बर्तन कूटना, पीसना भी समाप्त हो जाता, परंतु तब भी दिन का अधिक नहीं तो एक पहर शेष रह ही जाता। दुकान की ओर जाने का विशेष निषेध होने के कारण वह अवकाश का समय उसी टाट के पर्दे के पास बिता देती, जहाँ से कुछ मकानों के पिछवाड़े और एक दो आते जाते व्यक्ति दिखाई दे सकते थे, परंतु इतना ही उसकी चंचलता का ढिंढोरा पीटने के लिए पर्याप्त था। उस 19 वर्ष की युवती की दयनीय दशा आज समझ में आता है, जिसके जीवन के सुनहरे स्वप्न गुड़ियों की घरौंदे के समान दुर्दिन की वर्षा में केवल बह ही नहीं गए, वरन उससे इतना एकाकी छोड़ गए कि उनके स्वप्नों की कथा कहना भी संभव नहीं हो सकता। ऐसी दशा में उसने 8 वर्ष की बालिका को ही अपना संगीहीन हृदय और सारी ममता सौंप दी, परंतु वह बालिका तो उसके संसार में प्रवेश करने में असमर्थ थी। इसी से उसने उस गुड़ियों वाले संसार को अपनाया। वृद्ध भी अपनी बहू के लिए ऐसा निर्दोष साथी पाकर प्रसन्न हुए और स्वयं ही बड़े आदर यत्न से मुझे बुलाने और पहुँचाने लगे। और माँ तो उस माता पिताहीन विधवा बालिका की कथा सुनकर ही मुँह फेर कर आंखें पोंछने लगती। इसी से धीरे धीरे मेरी कुछ नाटी गुड़िया, कुछ बेडौल सिर वाला उसका पति, एक पैर से लंगड़ी सास, बैठने में असमर्थ नंद और हाथों के अतिरिक्त सब प्रकार से आकारहीन दोनों बच्चे एक एक कर भाभी की कोठरी में जा बैठे। इतना ही नहीं, उनकी चक्की से लेकर गहनों तक सारी गृहस्थी और डोली से लेकर रेल तक सब सवारियां उसी खंडहर में बसाने लगी। भाभी को तो सफ़ेद ओढ़नी और काला लहंगा या काली ओढ़नी और सफ़ेद बूटीदार कत्थई लहंगा पहने हुए ही मैंने देखा, पर उनकी ननद के लिए हर तीज पर बड़े सुंदर सुंदर रंगीन कपड़े बनते थे। कुछ भाभी की बटोरी हुई कतरन से और कुछ अपने घर से लाए हुए कपड़ों से गुड़ियों की लज्जा निवारण का सुचारू प्रबंध किया जाता। भाभी घाघरा, कांचली आदि अपने वस्त्र सीना जानती थी, अतः मेरी गुड़िया मारवारिन की तरह श्रृंगार करती थी। मैंने स्कूल में ढीला पजामा और घर में कलीदार कुर्ता सीना सीखा था, अतः गुड्डे का पूरा लाला बन जाना था। चौकोर कपड़े के टुकड़े के बीच में सफ़ेद छेद करके बच्चों के गले में डाल दिया जाता, अतः वे किसी आदिम युग की संतानें से लगने लगते। मामी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, भाभी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, इसीलिए उस पर मेरी विद्वता की धाक सहज ही जम गई। प्रायः सभी पशु पक्षियों के अंग्रेजी में नाम बताकर और तस्वीरों वाली किताबों से अंग्रेजी की कविता बड़े राग से पढ़कर मैं उसे विस्मित कर चुकी थी। हिंदी की पुस्तक से माता का हृदय, भाई का प्रेम आदि कहानियाँ सुनाकर उनकी आंखें गीली कर चुकी थी और अपने मामा को चिट्ठी लिखने की बात कहकर उसके मन में बीकानेर के निकट किसी गाँव में रहने वाली बुआ की स्मृति जाग चुकी थी। वह प्रायः लंबी लंबी सांस लेकर कहती, पता नहीं जानती, नहीं तो तुमसे एक चिट्ठी लिखवा कर डाल देती। सबसे कठिन दिन तब आते जब वृद्ध सेठ की सौभाग्यवती पुत्री अपने नहर आती। उसके चले जाने के बाद भाभी के दुर्बल गोरे हाथों पर जलने के लंबे काले निशान और पैरों पर नीले दाग रह जाते थे। उस पर उनके संबंध में कुछ पूछते ही वह गुड़िया की किसी समस्या में मेरा ध्यान अटका देती थी। उन्हीं दिनों स्कूल में कसीदा काढ़ना सीखकर मैंने अपनी गहनी धानी रंग की साड़ी में बड़े बड़े नीले फूल काढ़े। भाभी को रंगीन कपड़े बहुत भाते थे, इसी से उसे देखकर वह ऐसे विस्मय विमुग्ध हो गई कि मानो कोई सुंदर चित्र देख रही हो। मैं क्यों माँ से हट करके वैसा ही कपड़ा मंगवाई और क्यों किसी को बिना बताए छिप छिप कर उसे ओढ़नी पर नीले फूलों से काढ़ना आरंभ किया, यह आज भी समझ में नहीं आता। वह बेचारी बार बार बुलवा भेजती, नए नए गुड़ियों के कपड़े दिखाती, नए नए घरौंदे बनाती, फिर भी मुझे अधिक समय तक ठहरने में असमर्थ होकर बड़ी निराशा और करुण मुद्रा से द्वार तक पहुंचाती। उस दिन की बात तो मेरी स्मृति में गर्म लोहे से लिखी जान पड़ती है, जब उस ओढ़नी को चुपचाप छिपाकर मैं भाभी को आश्चर्य में डालने गई थी। शायद सावन की तीज थी, क्योंकि स्कूल से सीधे साधे बिना चमक दमक वाले कपड़ों के स्थान पर मुझे गोटा लगी हुई लहरियों की साड़ी पहनने को मिली थी और सवेरे पढ़ने बैठने की बात ना कहकर माँ के हाथों में मेहंदी भी लगा दी थी।
वह दालान में दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी थी, कुछ बीन रही थी। इसी से जब दबे पांव जाकर मैंने उस पर ओढ़नी खोलकर सिर पर डाल दिया तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। रंगों पर उसके प्राण जाते ही थे। उस पर मैंने गुड़ियों और खिलौनों से दूर अकेले बैठ कर अपने नन्हे हाथों से उसके लिए लंबी चौड़ी ओढ़नी काढ़ी थी। आश्चर्य नहीं कि वह क्षण भर के लिए अपनी उस स्थिति को भूल गई जिसमें से रंगीन वस्त्र वर्जित थे और नए खिलौनों से प्रायः बालिका के समान एक बेसुधापन से उसे ओढ़ मेरी ठुड्डी पकड़कर खिलखिला पड़ी। और जब किसी का विस्मय विजड़ित बींदणी शब्द सुनकर उसकी सुधि लौटी तो हद प्रभु बुद्धि से ससुर मानो गिरने से बचने के लिए चौखट का सहारा ले रहे थे और क्रोध से जलते अंगारे जैसी आंखों वाली खुली तलवार सी कठोर ननन देहली के आगे पैर बढ़ा चुकी थी। अवश्य ही तीज रही होगी क्योंकि वृद्ध स्वयं पुत्री को लेने गए थे। इसके उपरांत जो हुआ वह तो स्मृति के लिए भी अधिक करुणापूर्ण है। क्रूरता का वैसा प्रदर्शन मैंने फिर कभी नहीं देखा। बचाने का कोई उपाय न देखकर ही कदाचित मैंने जोर जोर से रोना आरंभ किया, परंतु बच तो वह तब सकी जब मन से ही नहीं शरीर से भी बेसुध हो गई। वृद्ध मुझे कैसे घर पहुंचा गए, घबराहट से मैंने कितने दिन तक बुखार झेला, यह सब तो गहरे कोहरे में छिप गया। परंतु बहुत दिनों के बाद जब मैंने फिर उसे देखा तब उस बचपन भरी आंखों में विषाद का गाढ़ा रंग चढ़ चुका था और वे होठ जिन पर किसी दिन हंसी छिपी सी जान पड़ती थी ऐसे कांपते थे मानो भीतर का क्रंदन रोकने के प्रयास से थक गए हों। उस एक घटना से बालिका प्रौढ़ हो गई और युवती तथा वृद्धा भी। फिर तो हम लोग इंदौर चले आए और एक एक करके अनेक वर्ष बीत जाने पर ही मैं इस योग्य हो सकी कि उसकी कुछ खोज खबर ले सकूं। पता लगा कि छोटी दुकान के स्थान पर एक विशाल अट्टालिका वर्षों पहले खड़ी हो चुकी थी। पता चला कि वधू की रक्षा का भार संसार को सौंपकर वृद्ध कभी की विदा हो चुके हैं, परंतु कठोर संसार ने उसकी कैसी रक्षा की यह आज तक अज्ञात है। इतने बड़े मानव समुद्र में उस छोटे बुदबुद की क्या स्थिति है यह मैं जानती हूँ, परंतु तब भी कभी कभी मन चाहता है कि बचपन में जिसने कभी अपने जीवन के सूनेपन को भूलकर मेरी गुड़ियों की गृहस्थी बसाई थी, खिलौनों का संसार सजाया था, उसे एक बार पा सकती तो कितना अच्छा होता। आज भी जब कोई मेरी रंगीन कपड़ों के प्रति विरक्ति के संबंध में कौतुक भरा प्रश्न पूछ बैठता है तो वह अतीत फिर वर्तमान होने लगता है। कोई किस प्रकार समझे कि रंगीन कपड़ों में जो मुख धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है वह कितनी करुणा कितना मुरझाया हुआ है। कभी कभी वह मुख मेरे सामने आने वाले सभी करुण क्लांत मुखों में प्रतिबिंबित होकर मुझे उनके एक साथ अटूट बंधन में बांध देता है। प्रायः सोचती हूँ कि जब वृद्ध ने कभी न खोलने के लिए आंखें मूंद ली होंगी तब वह जिसे उन्होंने संसार की ओर देखने का अधिकार नहीं दिया था कहाँ गई होगी, और तब न जाने किस अनिष्ट की संभावना से, न जाने किस अज्ञात प्रश्न के उत्तर से मेरे मन की सारी ममता क्रंदनार्थ हो उठती है। तो इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित अतीत के चलचित्र रेखा चित्र का एक रेखा चित्र भाभी। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे इसके आगे के रेखा चित्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मित्रों, हमारे चैनल में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है, तो आप उन्हें भी सुनें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से उसे भी बताएं। फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।